हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसमें हम आज करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। लेट फंक्शन f, एक फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, यानी रियल नंबर्स के सेट पर ये डिफाइंड है। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर्स है और को डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है। और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन g फ्रॉम r टू r। अब ये कह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन g फाइंड कीजिए जो कि जिसका डोमेन भी r है और को डोमेन भी r है, रियल नंबर्स के सेट पर वो डिफाइंड है, सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। गॉफ और फॉग दोनों क्या होने चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बात की थी जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे और इन्वर्स फंक्शंस पढ़ रहे थे, इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि अगर गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो g और f फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो यहाँ हमें क्योंकि दे रखा है गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये जो फंक्शन g हमें फाइंड करना है ये एक्चुअल में क्या है? ये f फंक्शन का इन्वर्स होगा। तो हमें एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं ये फंक्शन, ये गिवन फंक्शन ये इन्वर्टिबल है भी या नहीं है। ऐसा कोई g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है सिर्फ बाइजेक्शंस ही इन्वर्टिबल होते हैं। तो हम चेक करते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 7, ये 1 फंक्शन है या नहीं है, यानी इंजेक्टिव है या नहीं है। तो 1 के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। हमने क्या मान लिया? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 पुट किया एक बार इसमें, एक बार इसमें x2 पुट किया, तो हमें क्या मिला? 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7। 7 से 7 हो गया कैंसिल। 10x1 इज इक्वल टू 10x2, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया और हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई दो x ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम है तो वो दोनों x अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, यानी ये फंक्शन एक 1 फंक्शन है। तो f कैसा हो गया हमारा? 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि ऑन टू भी होना चाहिए इसे अगर इसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना है। तो ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे? इस फंक्शन की हम रेंज निकालेंगे। फंक्शन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू 10x प्लस 7। x को हम एक्सप्रेस करेंगे y की टर्म्स में, तो हमारे पास क्या आएगा? 10x इज इक्वल टू y माइनस 7, यानी x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। अब हमें x क्या चाहिए? x हमें चाहिए कोई रियल नंबर। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि अगर x रियल नंबर है, y यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, हमारा x रियल नंबर ही निकल कर आएगा। तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और कोडोमेन भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या गिवन था इस फंक्शन का? कोडोमेन। रियल नंबर्स का सेट ही गिवन था, तो कोडोमेन भी रियल नंबर ही है। इसका क्या मतलब है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन यहाँ पर हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब f इज एन ऑन टू फंक्शन। f जो है वो ऑन टू फंक्शन भी है, तो f 1 भी है और f ऑन टू भी है। इसका मतलब f इज अ बाइजेक्शन। f एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि f इज इन्वर्टिबल। f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। f का इन्वर्स वो किसके इक्वल होगा? ऑलरेडी हम यहाँ पर x को y की टर्म्स में निकाल चुके हैं, तो यहाँ हमें उसका इन्वर्स फंक्शन मिल चुका है। अगर इसी x की जगह हम लिख दें f इन्वर्स y, तो ये बन जाएगा हमारा गिवन फंक्शन का इन्वर्स। तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10।
ये एफ इनवर्स वाई यही है हमारा जी फंक्शन जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। तो हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, जी फंक्शन ऐसा है जिसमें आप कुछ एलिमेंट कुछ रियल नंबर y डालोगे तो वो क्या करेगा, y में से 7 माइनस करेगा और उसको 10 से डिवाइड करके फिर आपको वैल्यू निकाल कर देगा। तो हमारे पास जी फंक्शन जो हमें फाइंड करना था वो ये फंक्शन निकल कर आया। बोला गया था इन्होंने गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए, तो हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि गॉफ और फॉग हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन निकल कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो एफ फंक्शन हमारे पास क्या था, 10x प्लस 7, लिख लेते हैं इसको फिर से, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास था 10x प्लस 7 और जी वाई हमारा कितना निकल कर आया है, y माइनस 7 अपॉन 10। तो जी वाई हमारे पास है y माइनस 7 अपॉन 10। चेक हमें क्या करना है कि ये गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। चेक करते हैं, गॉफ का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू मिलेगी किसको, f को। तो गॉफ में हमने x डाला तो वो किसके इक्वल हो गया, g ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो गया, यानी g फंक्शन को क्या मिल रही है, x की वो इमेज मिल रही है जो f फंक्शन बना रहा है। एफ एक्स किसके इक्वल है, 10x प्लस 7 के, तो g को क्या मिला, g को मिला 10x प्लस 7। 10x प्लस 7 जब g को मिला तो g ने उसका क्या बना दिया, जो भी उसको इनपुट मिल रहा है उसमें से उसने 7 को माइनस किया और फिर उसको 10 से कर दिया डिवाइड। तो क्या आया हमारे पास 10x अपॉन 10 यानी कि x। तो गॉफ में आपने जो इनपुट डाला था इसने आपको वही आउटपुट निकाल कर दे दिया, जो रियल नंबर आपने इसमें डाला था वही रियल नंबर ये आपको निकाल कर दे रहा है, यानी ये इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। फॉग फाइंड करते हैं, ऐसे ही फॉग किसके इक्वल होगा, फॉग में जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो पहले किसको मिल रही है, जी फंक्शन को मिल रही है। तो सपोज हमने कोई वाई रियल नंबर इसमें डाला है तो इसका क्या मतलब है, ये पहले जी को मिलेगा, जी इसको बना देगा, जी ऑफ वाई इमेज बना देगा इसकी, और वो इमेज किसे मिलेगी, वो इमेज एफ फंक्शन को मिलेगी। तो एफ फंक्शन को मिल रहा है जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई इक्वल है इस वैल्यू के वाई माइनस 7 अपॉन 10। तो एफ फंक्शन को क्या मिल रहा है, एफ को मिल रहा है वाई माइनस 7 अपॉन 10। और एफ फंक्शन जो भी उसे मिलता है क्या करता है, उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करता है और फिर उसमें 7 ऐड कर देता है। तो वो क्या करेगा, 10 से पहले y माइनस 7 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसमें 7 कर देगा ऐड। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया y माइनस 7 प्लस 7 और ये हमारे पास आ गया y। तो आपने जो रियल नंबर y इसको इनपुट दिया वही रियल नंबर y इसने आउटपुट में आपको निकाल कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इक्वल हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स के, फंक्शन ऑन रियल नंबर के ये इक्वल आ गया। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में बोली थी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये फंक्शन। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, ये फंक्शन हमारा आंसर है जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम w टू w, और w क्या है यहाँ पर, w है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, w है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन भी इसका होल नंबर्स का सेट है और को डोमेन भी इसका होल नंबर्स का ही सेट है। और फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है कि f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड। अगर आप इसमें कोई ऑड होल नंबर डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसमें से 1 माइनस करके दे रहा है, और अगर कोई इवन होल नंबर डाल रहे हैं तो वो इसमें 1 ऐड करके आपको दे रहा है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, हमें ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, यानी हमें f को एक बाइजेक्शन शो करना है और उसके बाद हमें f का इन्वर्स भी फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ये f फंक्शन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट w टू w, जहाँ पे w है हमारा होल नंबर का सेट, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कह रहा है, इसमें आप कोई n डालोगे तो ये क्या करेगा, अगर आपने n इवन डाला है, कोई इवन नंबर इसमें डाला है तो ये आपको उस n में 1 ऐड करके देगा, और अगर आपने n यहाँ पर कोई ऑड नंबर डाला है, ऑड होल नंबर डाला है, डोमेन तो होल नंबर है तो होल नंबर ही पड़ेगा इसमें,
ऑड नंबर डाला है तो वो क्या करके देगा, आपको नंबर में से 1 माइनस करके देगा। ये है हमारा गिवन फंक्शन जिसे हमें प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, हम पहले चेक करते हैं ये इंजेक्टिव है या नहीं है, यानी हम इसे 1 1 के लिए चेक करते हैं ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। 1 1 के लिए चेक करेंगे तो हमें क्या मानकर चलना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2। n1 और n2 कोई होल नंबर्स हैं जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों केस में आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, सेम इमेजेस ये हमें निकाल कर दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है हमारे पास कि ये जो n1 और n2 हम इनपुट दे रहे हैं ये दोनों के दोनों ही इवन नंबर्स हो। n1 और n2 दोनों क्या हैं, इवन होल नंबर्स हैं। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, सेकंड केस, कि n1 और n2 ये दोनों ही ऑड नंबर्स हो, ऑड होल नंबर्स। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि n1 n2 में से एक इवन हो और एक ऑड हो। तो सपोज n1 हमारा इवन है और n2 हमारा ऑड है। तो तीनों केसेस में हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो पहला केस हम देख रहे हैं जहाँ पे जो हमने इनपुट दिए दोनों ही होल नंबर्स हैं, n1 भी दोनों ही सॉरी इवन नंबर्स हैं। n1 भी एक इवन नंबर है, n2 भी एक इवन नंबर है। तो हमने जब इवन n1 इसके अंदर फंक्शन के अंदर डाला, क्योंकि n1 इवन नंबर था, n कैसा नंबर था, इवन नंबर था, तो ये क्या करेगा, उस नंबर में 1 ऐड करके देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास है क्या, एफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2। तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, n1 प्लस 1 ऐड करके देता है इवन इनपुट पर। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भी इवन इनपुट है तो n2 प्लस 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिला, n1 इज इक्वल टू n2। यानी अगर कोई दो इवन नंबर्स हमने इसमें ऐसे डाले हैं जिनकी इमेजेस सेम है तो वो दो नंबर अलग अलग है ही नहीं, वो तो सेम ही नंबर है। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि ठीक है, यहाँ तक तो हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। लेकिन और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो n1 और n2 हमने डाले हैं वो ऑड नंबर हो, उसे भी चेक करते हैं। तो सेकंड केस हम बना लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस क्या है कि ये n1 और n2 ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। तो लेट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। अब ऑड नंबर के केस में हमने क्या देखा था, जब ऑड नंबर हम इसको इनपुट में देते हैं तो ये उस नंबर में से 1 माइनस करके हमें वापस करता है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, n1 माइनस 1, यहाँ हमें क्या मिलेगा, n2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, n1 इज इक्वल टू n2। यानी यहाँ तक भी ठीक है, ये 1 1 फंक्शन ही हमें अभी तक तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमें एक केस और सॉल्व करना है। वो केस क्या है, n1 और n2 में से एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। तब क्या कोई ऐसे n1 n2 होने पॉसिबल है जिनकी सेम इमेजेस हो। तो हमने मान लिया कि n1 हमारा एक इवन नंबर है और n2 हमारा एक ऑड नंबर है। इस केस में देखते हैं, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक है, तो n1 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर अगर आप डाल रहे हो तो ये क्या कर रहा है, उसमें 1 ऐड करके दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n1 प्लस 1। और n2 कैसा नंबर है, और n2 हमारा ऑड नंबर है। और ऑड नंबर अगर हम डालते हैं इस फंक्शन में तो क्या करता है, वो हमें उस नंबर में से 1 माइनस करके देता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, n2 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर रीअरेंज कर दें, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2, या क्या कह सकते हैं हम, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2। n2 माइनस n1 2 हमें मिल रहा है। अब हमें पता है n2 हमारा कैसा नंबर था, ऑड नंबर था, n1 कैसा नंबर था, इवन नंबर था। और हम ये भी जानते हैं कि अगर आप ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे या इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो कभी भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। तो हमें क्या पता है कि इवन माइनस ऑड हमेशा कैसा नंबर होता है, हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमें ऐसी चीज़ क्यों मिली है, इसका मतलब ये है कि
ऐसा कोई इवन नंबर और ऐसा कोई ऑड नंबर होना पॉसिबल ही नहीं है जिनकी इमेजेस इस फंक्शन में सेम हो। तो इस केस को तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये केस ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि एक इवन नंबर हमने डाला और एक ऑड नंबर हमने डाला और हमें सेम इमेजेस मिल गई। इवन नंबर की अलग इमेज मिलेगी, ऑड नंबर की अलग इमेज मिलेगी। तो ये तीनों ही केस का सॉल्व करके हमने क्या देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन वो है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना था, इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें एक चीज़ और शो करनी पड़ेगी कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी है, और उसके बाद हमें f का इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो अब ऑन टू के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी निकालनी पड़ेगी रेंज। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आएंगी तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, अगर इक्वल नहीं आती तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा ये कह रहा है कि f ऑफ x यानी y इक्वल होता है किसके, n-1 के, जब n कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और n+1 के जब n एक इवन नंबर है। तो y किसके इक्वल है, n-1 के जब n ऑड है और n+1 के जब n इवन है। तो यहाँ भी आप देखेंगे दो केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। दो केसेस, पहला केस जो हम n इसमें डाल रहे हैं वो एक ऑड नंबर है, n इज ऑड। अगर n ऑड नंबर है तो y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल आएगा n-1 के। n को निकालते हैं y के टर्म्स में, तो n इज इक्वल टू y+1। ठीक है, अब n हमें कैसा चाहिए, n तो हमें चाहिए ऑड नंबर, फॉर n टू बी ऑड। y कैसा होना चाहिए, y हमेशा क्या चाहिए, हमें इवन होल नंबर ही हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप 0 डालोगे या 2 डालोगे या 4 डालोगे तभी आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पर आप कोई ऑड नंबर डाल दोगे, 1 डाल दिया, तो आपको इवन नंबर मिलेगा। तो n अगर हमें ऑड चाहिए तो y कैसा चलेगा, y चलेगा कोई इवन होल नंबर। तो y कोई इवन नंबर हो सकता है। ये तो हो गया पहला केस। और मतलब या फिर सेकेंड केस क्या है, हो सकता है कि n हमारा इवन हो। n अगर इवन है तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है n+1 के। तो n को निकालते हैं y के टर्म्स में, n किसके इक्वल आएगा, n इक्वल आएगा y-1 के। तो y यहाँ पर क्या चलेगा, अगर आपको n कैसा चाहिए, n आपको चाहिए इवन नंबर, n हमें चाहिए इवन नंबर, तो y आपको यहाँ पर हमेशा कोई ऑड नंबर ही डालना पड़ेगा। जैसे आप 1 डालोगे या फिर 3 डालोगे या फिर 5 डालोगे तो ही आपको इवन नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पर आप इवन नंबर डाल दोगे, 2 डाल दोगे या 4 डाल दोगे तो आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो y क्या चलेगा, हमें y चलेगा कोई भी ऑड होल नंबर। तो या तो ऐसा है, या तो y इवन होल नंबर है या तो y ऑड होल नंबर है। इसका मतलब क्या है, y हमारा कोई होल नंबर है। तो y बिलोंग्स टू सेट w। y किसको बिलोंग कर रहा है, सेट w को बिलोंग कर रहा है। y हमारा कोई होल नंबर है। और क्या देखा था हमने, कोडोमेन भी क्या था इसका, कोडोमेन भी होल नंबर ही था, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ हमें क्या मिला, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, f इज ऑन टू फंक्शन। अब ये क्योंकि ऑन टू फंक्शन भी है और ये 1 1 फंक्शन भी है जो हमने अभी पीछे प्रूव किया था, इसका मतलब f कैसा फंक्शन है, f एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f का इन्वर्स फाइंड करके बताइए। f का इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें ये पता है कि f इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स तो यही है, f इन्वर्स n जो हमने y की वैल्यूज निकाली, ये जो हमने n की वैल्यूज निकाली हैं यहाँ पर वो y के टर्म्स में। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर n की जगह हम रखते हैं f इन्वर्स ऑफ y, किस किस के इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है f इन्वर्स y इक्वल आ रहा है y+1 के। कब, जब y एक ही इवन नंबर है, y इज इवन। अगर y इवन है तो f इन्वर्स y y+1 के इक्वल है। और n इक्वल आ रहा है y-1 के। कब, जब y एक ऑड नंबर है।
तो y -1 कब? जब y एक ऑड नंबर है। यही है हमारा f इनवर्स ऑफ y। हमारे फंक्शन का इनवर्स यही फंक्शन है कि अगर आप इसमें एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक इवन होल नंबर डालोगे तो उसमें 1 ऐड करके देगा, और ऑड होल नंबर डालोगे तो वो 1 माइनस करके देगा। और मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो भी क्या कह रहा था, उसमें आप अगर इवन होल नंबर डालोगे वो 1 ऐड करके देगा, ऑड होल नंबर डालोगे वो 1 माइनस करके देगा। इनवर्स फंक्शन भी हमारे पास क्या निकल कर आया, इवन इनपुट दोगे तो 1 ऐड करके देगा, ऑड इनपुट दोगे तो वो 1 माइनस करके आपको देगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर f और f इनवर्स सेम ही फंक्शन है, तो f खुद ही अपना इनवर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही सेम फंक्शन हमारे पास फाइनली निकल कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक फंक्शन डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। सो डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें निकालना है f ऑफ fx। बहुत ईजी है ये तो। f ऑफ fx हमें निकालना है। इसका मतलब क्या है, पहले हमने जो भी इनपुट दिया f फंक्शन को दिया, उसने इसकी कुछ इमेज बनाई, वो इमेज हमने फिर से f फंक्शन को दी और हमें वो फाइनल वैल्यू निकाल कर बतानी है जो अब ये f फंक्शन दूसरी बारी में निकाल कर देगा। तो f ऑफ fx यानी f को क्या मिल रहा है, fx की वैल्यूज मिल रही हैं और fx किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो f के अंदर अब इनपुट क्या जा रहा है, f के अंदर इनपुट जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। f को जब ये इनपुट मिलेगा तो f उसका क्या कर देगा, जहाँ जहाँ पर भी यहाँ आपको x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अब वहाँ पर हमें क्या डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूरी वैल्यू वहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये बन गया हमारा इनपुट का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इनपुट, 3 इंटू इनपुट क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और आगे क्या है प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस आइडेंटिटी को लगाकर इसे ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x प्लस 2bc, 2 इंटू बी है ये हमारा माइनस 3x और c है प्लस का 2 प्लस 2ca, c इंटू ए तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो मिल गया x टू द पावर 4 और यहाँ पर क्या मिला आपको 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब और यहाँ आपको मिला 12x और यहाँ पर आपको क्या मिला 4x स्क्वायर। ये तो मिला है सिर्फ इसको सॉल्व करके, और उसके आगे और भी कुछ चीज़ें थी, इनको तो हमने आगे लिखा ही नहीं है, तो ये भी हमें आगे लिखनी पड़ेंगी। तो ये पूरा तो आया सिर्फ इसको ओपन करके, और आगे क्या था, आगे था माइनस का, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। तो ये तो हमें मिल गया था, इसे ओपन करके आगे क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 तो 6 हो गया और ये 6 तो हो गए कैंसिल। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x टू द पावर 4 मिलेगी, क्यूब वाली टर्म्स तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, तो माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म्स कौन कौन सी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x स्क्वायर, और x वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी दिखाई दे रही है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 3x
ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू दिस सेट, तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, और को डोमेन हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इंटरवल x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये इंटरवल है इसका को डोमेन। और फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r। हमें ये प्रूव करना है ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, तो फंक्शन है क्या हमारे पास, f(x) फंक्शन क्या कह रहा है, x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब यहाँ पर क्योंकि मॉड x आ गया है, तो आपको अगर याद होगा मॉड x इस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x इक्वल होगा किसके, x के, और अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड x इक्वल होगा माइनस x के। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो हमें शो करना है ये 1 है और ऑन टू है। पहले हम चेक करते हैं ये 1 है या ये 1 नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहाँ पे भी बन जाएंगे केसेस, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये जो हम इनपुट दे रहे हैं ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो, तो ये फंक्शन हमें अलग वैल्यू निकाल कर देगा। हो सकता है ये दोनों के दोनों कुछ नेगेटिव नंबर हो, लेस देन 0 हो, तो ये हमें फंक्शन कुछ और वैल्यू निकाल कर दे रहा है। और ये भी हो सकता है इसमें से एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और दूसरा लेस देन 0 हो, तो हमें यहाँ पर भी 3 केसेस बनाने पड़ेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। तो केस फर्स्ट हम बनाते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या है, ये x1 और x2 ये दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो है क्या हमारे पास f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में हमने जब x1 और x2 डाले तो इन्होंने क्या क्या वैल्यूज निकाल कर दी, पहले इसने निकाल कर दिया x1 अपॉन 1 प्लस x1 प्लस, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x हमें मॉड ऑफ x के ही इक्वल होता है। तो अगर आपने यहाँ मॉड के अंदर x1 डाला है और x1 0 या 0 से बड़ा नंबर है तो उसको सॉल्व करके आपको x1 ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्योंकि हमारा x2 भी 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, और मॉड ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा x1 के, क्यों, एज x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 या 0 से बड़े नंबर हमने लिए हुए हैं। सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, क्या आएगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और हमें क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो ठीक है, इस केस में तो जब x1 और x2 दोनों 0 से बड़े हैं तो हमें कोई ऐसे दो पॉजिटिव नंबर तो ऐसे नहीं मिल रहे कि जिनकी इमेजेस सेम हो, तो यहाँ तक तो ये 1 फंक्शन सही चल रहा है। अगला चेक करते हैं सेकंड केस के लिए। अब केस सेकंड हमारा क्या बनेगा, ये जो x1 और x2 हैं ये दोनों ही लेस देन 0 हैं। अब अगर x1 0 से छोटा नंबर है यानी नेगेटिव नंबर है तो मॉड ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, माइनस x1 के, और ऐसे ही मॉड ऑफ x2, क्योंकि x2 भी नेगेटिव नंबर है, ये इक्वल होगा माइनस x2 के। तो हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, x1 अपॉन, अब यहाँ पर वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1, और ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, तो हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। कोई दो x1 x2 ऐसे हैं कि दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं
और उनकी इमेजेस सेम हैं, तो वो दोनों अलग नंबर्स नहीं हैं, वो सेम ही नंबर है। यानी कोई दो डिस्टिंक्ट x1 x2 ऐसे नहीं है, ऐसे कोई दो डिस्टिंक्ट नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं है जो आप इस फंक्शन में डालोगे तो आपको वो सेम इमेज निकाल कर देंगे। तो यहाँ तक भी अच्छा चल रहा है, यहाँ तक भी क्या चल रहा है, 1-1 फंक्शन ही चल रहा है। केस थर्ड क्या कह रहे हैं कि x1 और x2 में से एक पॉजिटिव है, एक 0 या 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है। तो मान लो x1 जो है वो हमारा 0 या 0 से बड़ा है और x2 हमारा 0 से छोटा है, या हम उल्टा भी मान सकते हैं इसको, x2 हमारा 0 या 0 से बड़ा है और x1 0 से छोटा है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा था f(x) इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। लिख लेते हैं इसको, फंक्शन हमारे पास था f(x) इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, अब x1 कैसा है, x1 हमारा है 0 से बड़ा नंबर, तो x1 का मॉड तो x1 के ही इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन x2 क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर है, तो x2 का मॉड हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, -x2 वैल्यू निकाल कर देगा, क्योंकि x2 इज लेस देन 0। मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो x1 जब हमने डाला पॉजिटिव नंबर या 0 हमने इस फंक्शन में डाला, तो हमें वैल्यू क्या निकाल कर दी इसने, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1, और इसने क्या निकाल कर दी, x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, x1 अपॉन 1 प्लस x1 ही निकाल कर दिया इसने तो, और ये इक्वल है x2 अपॉन, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, -x2 के, तो यहाँ आ जाएगा 1 - x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, इसे क्या आएगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। इसका मतलब इस बार हमें क्या मिला, अगर इस x2 को मैं इधर ले आऊँ और इस x1 x2 को उधर ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x2, यानी 2x1 x2। ऐसा कुछ हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्या ऐसा होना पॉसिबल है, इसे हम देखते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि x1 हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, पॉजिटिव नंबर था, और x1 हमारा नेगेटिव नंबर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x1 माइनस x2 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोई 0 से बड़ा नंबर ही कोई वो आपको मिलेगा। x1 और x1 माइनस x2 आप करोगे तो वो आपको कोई 0 से बड़ा नंबर ही ज़रूर मिलेगा। कैसे, जैसे सपोज x1 हमारा है 2 और x2 हमारा है -3, तो x1 माइनस x2 जब हम करेंगे क्या मिलेगा, 2 माइनस -3, तो क्या मिला हमें, 2 + 3 यानी 5, 0 से बड़ा नंबर मिला। तो ये जो x1 माइनस x2 है, ये कैसी वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरी चीज़, अगर x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, तो x1 इंटू x2 आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा कोई नेगेटिव नंबर। कैसे, जैसे सपोज x1 हमारे पास है 2, यही ले लेते हैं, और x2 हमारे पास है -3, तो 2 इंटू -3 आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 2 इंटू x1 x2, ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का यहाँ पर मतलब क्या है कि ऐसा कोई x1 और x2 नहीं है कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कोई नंबर है और x2 लेस देन 0 कोई नंबर है जिनकी इस फंक्शन में इमेजेस सेम है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये केस तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी दोनों केसेस में हमारे पास क्या निकल कर आया था, x1 इज इक्वल टू x2। तो इन तीनों केसेस को अगर हम मिलाकर देखें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो एक 1-1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, 1-1 तो ये प्रूव हो गया। अब हमें और क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें निकालनी पड़ेगी इसकी रेंज। निकालते हैं, फंक्शन क्या है हमारा, एक बार फिर से हम इसे लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू
फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, मॉड ऑफ x हमें किसकी इक्वल वैल्यू निकाल कर देगा, x की, और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x हमें वैल्यू निकाल कर देता है माइनस x के, ये भी हमें पता है। तो अब हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू के लिए इसको चेक करें। ऑन टू के लिए हमें निकालनी पड़ेगी इसकी रेंज, और हम देखेंगे रेंज इसकी कोडोमेन के इक्वल आती है या नहीं आती है। इसमें भी दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा, केस फर्स्ट हमारा होगा जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है हमारा केस फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में y किसके इक्वल है, y इक्वल है x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, यानी y इक्वल है x अपॉन 1 प्लस x के, क्योंकि मॉड ऑफ x इक्वल हो जाएगा x के। इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसे करें y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की टर्म्स को हम कर देते हैं एक तरफ और y की टर्म्स को एक तरफ। हमें निकालना क्या है, x को y की टर्म्स में हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, यानी x ले लेते हैं कॉमन, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, x हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y की ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमारा x 0 या 0 से बड़ा नंबर निकल कर आए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी y अपॉन 1 माइनस वाई कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू क्योंकि x की इक्वल है और x कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू हमें कैसी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए तो वो कब कब हो सकता है, जब ये दोनों या तो y और 1 माइनस वाई पॉजिटिव हो, या फिर y और 1 माइनस वाई दोनों ही नेगेटिव हो। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, और नेगेटिव से नेगेटिव को डिवाइड करते हैं तब भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ गई, या तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो या तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, y 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर और क्या हो सकता है, y अगर 0 या 0 से कम नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो 1 माइनस वाई भी हमारा 0 से कम ही होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या है, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो हमें मिलेगा y माइनस 1 लेस देन हो जाएगा 0 से, और हमें क्या चाहिए, y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी y हमें 0 या 0 से बड़ा चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए कि y 1 से छोटा हो। एक तो ये आ गया, या फिर y 0 या 0 से छोटा हो और साथ ही साथ y 1 से बड़ा हो, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर चाहिए। तो y हमें यहाँ पर कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, y हमें चाहिए 0 या 0 से बड़ा, 0 चाहिए या फिर हमें 0 से बड़ा कोई नंबर y चाहिए, और साथ ही साथ y कैसा होना चाहिए, लेस देन 1। सपोज यहाँ पर नंबर लाइन पर 1 है तो y हमें लेस देन 1 भी चाहिए, तो y हमें लेस देन 1 भी चाहिए, 1 हमें नहीं चाहिए लेकिन लेस देन 1 कोई भी y हमें यहाँ चल रहा है। दोनों कंडीशन हमें साथ में चाहिए, यानी हमारे पास क्या आ गया, y बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल को, ये जो हमें दोनों में कॉमन इंटरवल दिखाई दे रहा है। कॉमन इंटरवल हमें क्या दिखाई दे रहा है, y बिलोंग करना चाहिए किसको, 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल को, जहाँ पर 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। और या फिर यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला, अगर हम नंबर लाइन बना लें यहाँ पर भी, y हमें कैसा चाहिए, 0 या फिर 0 से छोटा कोई नंबर चाहिए।
साथ ही साथ y हमें 1 से बड़ा नंबर भी चाहिए। तो ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है कि y 0 या 0 से छोटा हो और साथ ही साथ y जो है वो 1 से बड़ा भी हो, यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो कोई y हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, y बिलोंग करना चाहिए 0 से 1 के इंटरवल को। ये तो था केस फर्स्ट। तो अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y हमारा कौन कौन से y यहाँ पर चलेंगे, 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल के y हमें चलेंगे, जहाँ पर 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, जब x हमारा लेस देन 0 है। अगर x हमारा लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x। तो x जब हमारा लेस देन 0 है और हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। इसका मतलब क्या है, y इक्वल है x अपॉन 1। अब मॉड ऑफ x क्योंकि माइनस x के इक्वल है, 1 माइनस x के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर से, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ऐसा कुछ आ गया, x की टर्म्स को एक तरफ किया तो हमारे पास क्या आ गया, इस बार हमारे पास आ गया उधर ले गए हम इसे, तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, यानी हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। x किसके इक्वल आ गया, y अपॉन 1 प्लस वाई के। अब हमें चाहिए क्या, x हमें लेस देन 0 चाहिए, तो हमें ऐसे y चाहिए जिन पर y प्लस 1 वाई अपॉन 1 प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 0 हो। क्यों, क्योंकि हमें x कैसा चाहिए, यहाँ पर लेस देन 0 चाहिए। तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए, वो कब कब हो सकती है, जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। तो अब हमारे पास क्या क्या केस बन गए, या तो y लेस देन 0 है, ठीक है, एंड 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 0 है, या फिर और y हमारा ग्रेटर देन 0 है जब, तो 1 प्लस वाई कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y लेस देन 0 होना चाहिए और साथ ही साथ y ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। और यहाँ से हमें क्या मिला, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ ही साथ y लेस देन -1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर भी नंबर लाइन बना लें तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, ये 0 है, तो y हमें कैसा चाहिए, लेस देन 0, 0 इंक्लूडेड तो नहीं है, तो ये वाला सारा पार्ट मिलेगा। और y कैसा चाहिए, ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा पार्ट हमें चाहिए, तो ये -1 से बड़ा पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ से लेकर पूरा आगे तक का पार्ट। तो कॉमन पार्ट यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, y किसको बिलोंग करेगा, 0 से -1 तक के इंटरवल को, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और -1 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से हमें मिला कि y बिलोंग करेगा किसको, किस इंटरवल को, -1 से 0, इस इंटरवल को। यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन बनाकर देखें, y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, y चाहिए हमें ग्रेटर देन 0, यानी ये सारी वैल्यूज चलेंगी, और y साथ ही साथ होना चाहिए लेस देन -1, तो साथ ही साथ उसको लेस देन -1 भी होना चाहिए। तो ये तो होना एक साथ में पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर 0 से बड़ा भी हो और -1 से छोटा भी हो, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ से दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिला, y किसको बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग करना चाहिए, इन दोनों इंटरवल्स को मिला देते हैं, ये है 0 से 1 और ये है -1 से 0, तो y बिलोंग कर रहा है -1 से 1, इस इंटरवल को y बिलोंग कर रहा है। और हमें फंक्शन का जो कोडोमेन दे रखा था वो भी क्या दे रखा था, -1 से 1, यही इंटरवल। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन सेम है। यही हमें प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, वो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द फंक्शन f
ऑन सेट्स ऑफ रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड। इसे इंजेक्टिव यानी हमें प्रूव करना है, ये एक 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इस फंक्शन में जब आप x1 डालेंगे तो आपको क्या वैल्यू निकल कर आएगी, x1 क्यूब्ड, और x2 डालेंगे तो ये क्या देगा, x2 का क्यूब करके देगा। क्यूब रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो x1 क्यूब का क्यूब रूट किया वो इक्वल होगा x2 के क्यूब का क्यूब रूट। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। x1 और x2 चाहे पॉजिटिव नंबर्स हों चाहे नेगेटिव नंबर्स हों, अगर इन दोनों के क्यूब्स इक्वल हैं तो ये दोनों नंबर्स भी पक्के से इक्वल ही होंगे। इसका मतलब f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, f एक इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कोडोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स। और दूसरा फंक्शन है g जिसका डोमेन भी इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हमें इस तरह के दो फंक्शंस का एग्जाम्पल देना है कि गॉफ इंजेक्टिव हो, यानी गॉफ तो 1-1 हो लेकिन g इंजेक्टिव नहीं हो, g 1-1 नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस हम देखते हैं। हिंट भी हमें दे रखा है, कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये दोनों फंक्शंस हम ले लेते हैं। तो f फंक्शन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर, और f ऑफ x किसके इक्वल है, वो इक्वल है x के, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, और हमें दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, g फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और वो क्या कह रहा है, g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा g इंजेक्टिव फंक्शन है, क्या ये g इंजेक्टिव फंक्शन है, क्या ये 1-1 फंक्शन है। तो इसको हम 1-1 के लिए यहाँ पर कर रहे हैं चेक। 1-1 के लिए कैसे चेक करेंगे, लेट यहाँ फंक्शन क्या है हमारा g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। कोई ऐसे x1 x2 हम मान के चल रहे हैं जो आप इनपुट इसमें डालेंगे तो वो सेम इमेज आपको निकाल कर देंगे, उनकी इमेज सेम होगी। तो g ऑफ x1 का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x1, और g ऑफ x2 क्या बना देगा फंक्शन उसको, मॉड ऑफ x2। मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। अब ये x1 x2 आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं किसको, z को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर x1 और x2 का मॉड इक्वल है और x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि x1 और x2 इक्वल है। क्यों, जैसे सपोज हमने इसमें -2 डाला और यहाँ पर x2 हमने ले लिया 2, तो हमें पता है -2 का मॉड और 2 का मॉड दोनों ही वैल्यू क्या निकाल कर दे रहे हैं, 2। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन -2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब g इज नॉट इंजेक्टिव, g इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। यही हमें चाहिए था, ऐसे हमें फंक्शन चाहिए था कि g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या गॉफ, इन दोनों फंक्शंस का हम कंपोजिशन बनाएं तो वो इंजेक्टिव बनता है नहीं बनता। तो पहले तो गॉफ डिफाइंड कहाँ से कहाँ होगा। अब गॉफ को जो वैल्यूज मिलेंगी वो पहले जाएंगी किसको, एफ फंक्शन के पास। तो एफ फंक्शन के डोमेन, ये सिर्फ वो वैल्यूज लेगा जो इसके डोमेन में प्रेजेंट है, तो इसका डोमेन तो होगा एन, और फिर जो वैल्यू ये निकाल कर देगा वो मिलेंगी जी फंक्शन को। तो ये वैल्यूज कहाँ से निकाल कर देगा, जो जी फंक्शन का को डोमेन है उसी में से कोई वैल्यू निकाल कर देगा। तो हमारा ये जो गॉफ फंक्शन है ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और गॉफ क्या कह रहा है, गॉफ इसे बनाते हैं। गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ में आप कुछ x इनपुट डाल रहे हैं, इसका मतलब वो इनपुट पहले मिल रहा है f फंक्शन को, तो गॉफ इक्वल है g ऑफ fx। और fx फंक्शन हमारा क्या कहता है, जो भी इनपुट डालोगे वो वही हमें वापस देगा। तो fx तो इक्वल है x के, यानी g को यहाँ पर क्या इनपुट मिल रहा है, x ही इनपुट मिल रहा है। तो g को x ही इनपुट मिल रहा है तो g उसका क्या बना देगा, मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, मॉड ऑफ x। तो ये जो गॉफ फंक्शन हमारा है जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये मॉड ऑफ x के ही इक्वल है।
ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं ये हमारा गॉफ फंक्शन 1 यानी इंजेक्टिव है या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे? सेम उसी तरीके से जैसे हमने इसको जी फंक्शन को चेक किया था। तो लेट गॉफ के अंदर हम डाल रहे हैं कुछ x1 और गॉफ के अंदर हम कुछ डाल रहे हैं दूसरा इनपुट x2 और हमें सेम इमेजेस वो निकाल कर दे रहा है। तो गॉफ में हमने x1 डाला तो उसने क्या किया, x1 का मॉड हमें निकाल कर दिया। x2 डाला तो उसने x2 का मॉड हमें निकाल कर दिया। चल तो सेम ऐसे ही रहा है जैसा यहाँ पर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो हमारे x1 और x2 थे, जो हमारे इनपुट्स थे वो इंटीजर्स थे, तो वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते थे और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं? x1 x2 यहाँ पर आ रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट से। तो x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ नेगेटिव नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, इनपुट में ही नहीं है। तो हमने क्या डाले हैं यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर्स ही डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ डाला है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर मॉड सेम है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स भी सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर -2 और 2 वाला कोई चक्कर है ही नहीं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसे दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स नहीं है जो हमें सेम इमेज निकाल कर देते हैं। इसका मतलब g इज अ 1 फंक्शन या गॉफ इज अ 1 फंक्शन, यानी गॉफ इज इंजेक्टिव। गॉफ कैसा है? गॉफ इंजेक्टिव है, जबकि g कैसा था? g इंजेक्टिव नहीं था। वही हमें करना था, ऐसे दो फंक्शंस की एग्जांपल दीजिए जहाँ पर गॉफ इंजेक्टिव है लेकिन g इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन है, दो फंक्शंस के एग्जांपल देने हैं। एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और g फंक्शन है वो भी डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इस बार हमें क्या चाहिए? गॉफ होना चाहिए ऑन टू फंक्शन, लेकिन f ऑन टू फंक्शन नहीं होना चाहिए। गॉफ ऑन टू होना चाहिए, f ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फंक्शंस हम ढूंढते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हमारे पास एक फंक्शन है f फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम n टू n, और वो फंक्शन किसके इक्वल है? f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। जो भी नेचुरल नंबर आप इसमें डालोगे वो इसमें आपको 1 ऐड करके देगा। और दूसरा फंक्शन है एक g, वो भी डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो क्या कर रहा है? उसमें आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो, तो अगर आप 1 से बड़ा कोई इनपुट आप इसमें डालते हो तो ये उसमें से आपको 1 माइनस करके देता है, और अगर आप इसमें 1 डालते हो, अगर आप इसमें 1 डालते हो तो ये आपको उसको 1 ही बनाकर देता है। ठीक है, 1 डाल रहे हो तो 1 ही मिल रहा है, 1 से बड़ा कोई नंबर डाल रहे हो तो वो उस इनपुट में से 1 माइनस करके आपको वापस कर रहा है। ऐसे दो हमारे पास फंक्शंस हैं। अगर f और g ऐसे ये है तो गॉफ क्या होगा? पहले तो देखो गॉफ डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है सबके डोमेन कोडोमेन सब सेम ही है। तो f के डोमेन से g के कोडोमेन तक, यानी ये भी डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये भी डिफाइन होगा फ्रॉम सेट ऑफ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक ये डिफाइंड होगा। ठीक है, और गॉफ का मतलब क्या है यहाँ पर कि गॉफ में जब आप कुछ x इनपुट डाल रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर डाल रहे हैं, तो वो इनपुट पहले किसे मिल रहा है? f फंक्शन को मिल रहा है। f फंक्शन इस इनपुट का क्या करेगा? f फंक्शन जो है वो इस इनपुट का क्या करेगा? इसमें से हमें 1 ऐड करके वो देगा। f(x) इसके इक्वल है, हाँ, f(x) इक्वल है x प्लस 1 के। f(x) तो हमारा इक्वल है x प्लस 1 के। तो f(x) किसके इक्वल है? तो g फंक्शन को क्या मिल रहा है? x प्लस 1 वैल्यू मिल रही है। x प्लस 1 वैल्यू g को मिल रही है, और x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। तो किसी नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो 1 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा। और हमें पता है कि अगर g फंक्शन को 1 से बड़ा इनपुट मिलता है तो वो क्या बना देता है? उसको x माइनस 1। तो ये जो गॉफ हमारे पास आया है, ये क्या निकल कर आया है? गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। गॉफ फंक्शन में आप कोई नेचुरल नंबर डालोगे तो वो आपको क्या निकाल कर देगा? x माइनस 1, उसे 1 माइनस करके वो आपको देगा।
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, गॉफ ऑन टू होना चाहिए लेकिन एफ ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये गॉफ ऑन टू हमें दिखाई दे रहा है। तो गॉफ को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी निकालनी पड़ेगी रेंज। तो हम यहाँ पर गॉफ की रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है या नहीं आती। तो गॉफ है हमारा, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसका मतलब क्या है, अगर हम x को y के टर्म्स में निकालें तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन। x हमें क्या चाहिए, x हमें चाहिए नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर ही है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो अगर x नेचुरल नंबर चाहिए तो यहाँ y क्या हो सकता है, y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप यहाँ 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो उसमें 1 ऐड करके आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो y भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन यहाँ हमें इक्वल दिखाई दे रही है। रेंज कोडोमेन इक्वल होने का मतलब क्या है कि हमारा जो गॉफ है वो एक ऑन टू फंक्शन है, गॉफ इज ऑन टू। दूसरी तरफ हम चेक करते हैं यहाँ पर कि f हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो f फंक्शन किसके इक्वल है, इसको हम चेक कर रहे हैं ऑन टू है या नहीं है। तो f फंक्शन है क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा y माइनस वन के लिए, वन के। अब इसकी भी जो डोमेन है इसका वो भी नेचुरल नंबर है, यानी x हमें कैसा चाहिए, x हमें चाहिए एक नेचुरल नंबर। तो क्या हम यहाँ पर y कोई भी नेचुरल नंबर हम डालें तो क्या हमें x नेचुरल नंबर मिलेगा। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर हमने यहाँ पर y को डाल दिया, लेट y इज इक्वल टू वन, वन डाल दिया, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा वन माइनस वन, यानी x हो जाएगा ज़ीरो। और ज़ीरो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग नहीं करता, यानी x अगर नेचुरल नंबर हमें चाहिए तो y वन तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, वन से बड़ा ही कोई नंबर यहाँ पर चलेगा। तो अगर x नेचुरल नंबर चाहिए, y क्या नहीं हो सकता, y वन नहीं हो सकता, वन के अलावा और कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो हमें x एक नेचुरल नंबर मिलेगा। यानी इस वन की कोडोमेन में वन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, वन हैज़ नो प्री इमेज। और कोई भी कोडोमेन में हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन यहाँ इक्वल नहीं है। कोडोमेन तो क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, और जबकि रेंज क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस वन। तो y क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस वन, वन यहाँ पर नहीं चलेगा, बाकी कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर चल जाएगा। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये हमने दे दिया एग्जाम्पल ऐसे फंक्शन का कि गॉफ तो ऑन टू है लेकिन f ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कोई नॉन एम्प्टी सेट है x, और कंसिडर px विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। px क्या है, पावर सेट है x का जिसके अंदर प्रेजेंट है इस x के सारे सबसेट्स। कैसे, सपोज कोई सेट x है हमारे पास और ये सेट x के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये पूरा होगा। तो अगर हम इसका पावर सेट बनाएं, पावर सेट ऑफ x, उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर 5 आएगा, एक सेट आएगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, एक सेट आएगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2, और एक सेट आएगा जिसके अंदर 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है। ये बनेगा इसका पावर सेट, यानी इसके सारे सबसेट्स का सेट, ठीक है। तो x एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट तो उसके अंदर है, और px है उसी का पावर सेट, उसके सारे सबसेट्स का सेट। डिफाइन द रिलेशन r इन px। इस पावर सेट में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है। अब पावर सेट में रिलेशन डिफाइन किया है, इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन है ये सबसेट होगा किसका, px इंटू px का।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस का एक सबसेट होगा। तो इसमें क्या होंगे, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, पी एक्स क्रॉस पी एक्स में क्या क्या होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें दो सेट्स के पेयर, जैसे 5,1 ये पेयर होगा, 1,2 ऐसा पेयर हो सकता है, तो 1,1 भी हो सकता है, ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। तो हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो सबसेट्स के ही पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी कोई सबसेट है और दूसरा एलिमेंट भी कोई इसी का सबसेट है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेने हैं कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया 5,1, अब हमें पता है 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इसको बिलोंग करेगा। या हमने एक लिया ऑर्डर्ड पेयर, हमने एक लिया, उसमें हमने डाला 1,1। अब हमें पता है हर एलिमेंट हर सेट क्योंकि अपना खुद का सबसेट होता है, तो यहाँ भी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। और क्या बना सकते हैं, जैसे कि 1,1,2 ये, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये सेट इसका सबसेट है। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है हमारा रिलेशन। कैसे, किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग नहीं करेंगे, जैसे सपोज मैं लिखूं ऑर्डर्ड पेयर है एक 1,5, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हमें क्या चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए। जो हमने पहला सेट यहाँ लिखा है वो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा सेट लिखा है उसका सबसेट होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम इसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होता है, जब हर ए कॉमा ए उस रिलेशन का पार्ट होता है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें पता है कि हर सेट अपना खुद का तो सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑल ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे हमारे रिलेशन को, जहाँ पर ये ए क्या है, जहाँ पर ये ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ एक्स को। ए कोई पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, ये है या ये है या ये है या ये है, ऐसा कोई एलिमेंट है। तो हर ए कॉमा ए, हम कहें 5,5 या हम कहें ये सेट कॉमा यही सेट या ये सेट कॉमा यही सेट, वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए इसे चेक करते हैं, सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्रिक कब होता है कोई रिलेशन, की अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उसको बिलोंग कर रहा है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू अ रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है यानी ये पक्की बात है कि ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन अब ए बी का सबसेट है तो हमें ये तो पक्के से नहीं पता कि बी ए का सबसेट है या नहीं है। तो बी मे और मे नॉट बी और सबसेट ऑफ ए। अगर ए और बी इक्वल होंगे तो बी ए का सबसेट होगा, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है और ए बी का सबसेट है तो बी तो ए का सबसेट नहीं होगा। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये हमें बताया कि 5 कॉमा ये सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका अगर हम उल्टा कर दें 1,5 ये हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो सेट है ये 5 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, यानी बी कॉमा ए
डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। हर बी कॉमा ए तो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होते ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं रहा है। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अगर ए सी का सबसेट है इसका मतलब ए कॉमा सी हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी यस हमारा रिलेशन कैसा है, ये ट्रांजिटिव है। अब ये ट्रांजिटिव तो है और ये हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कब होता, ये तब होता जब ये रिफ्लेक्सिव भी होता और सिमेट्रिक भी होता और ये ट्रांजिटिव भी होता, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो कि सिलेबस से हट चुका है, तो इसको हम अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू n, ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, टू इटसेल्फ। तो ये कोई सेट है A और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम सेट A टू सेट A, यानी ऑन सेट A, और वो रिलेशन कैसा है, ऑन टू रिलेशन है। तो हमें बताने हैं कितने ऐसे, वो फंक्शन कैसे है, ऑन टू फंक्शन, तो हमें बताने हैं ऐसे कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, एक सेट गिवन है A और दूसरा भी सेट क्या है हमारे पास, A ही है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 करते 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 n एलिमेंट्स हैं और यही सेम एलिमेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है यानी इसमें से हर एक को डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। और अगर आपको याद होगा हमने पहले क्या पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट सेट में अगर हम कोई ऑन टू फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन 1 1 भी होता है। फॉर अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट है, एक ऐसा सेट है इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कोई फाइनाइट सेट A है और उसमें हमने अगर डिफाइन किया है एक ऑन टू फंक्शन, एन ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो एन इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन भी होगा। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन भी होगा। 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन भी होगा। ठीक है, इस बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी। वैसे भी आप सब सोच ही सकते हैं कि अगर हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज है और जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट की कोई एक ही प्री इमेज यहाँ पर होगी, किसी एलिमेंट की दो प्री इमेज नहीं हो सकती। ये ऐसा होता तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं रहता, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें ऐसा छूट जाता जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो एक फाइनाइट सेट है अगर हमारे पास A और हमें दिया हुआ है कि ऑन टू फंक्शन एक हमने उस पर डिफाइन किया है, तो वो ऑन टू फंक्शन पक्के से 1 1 फंक्शन ही होगा। हमें यहाँ पे निकालना गया है नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ, कितने ऑन टू फंक्शंस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कितने 1 1 फंक्शंस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने फंक्शंस हो सकता है, एक फंक्शन ऐसा हो जिसमें ये 1 1 के साथ में रिलेटेड हो, 1 की इमेज 1 हो, या कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें 1 की इमेज 2 हो, दो अलग तरह के फंक्शन हो गए। 1 की इमेज 3 वाला भी कोई हो सकता है, 1 की इमेज 4 वाला भी कोई हो सकता है, ऐसे ही करते करते 1 की इमेज n वाला भी कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 1 के पास कितनी चॉइसेस है, किस किस के साथ में वो रिलेट हो सकता है, वो रिलेट कर सकता है, उसके पास n चॉइसेस है ना। तो 1 कितने चॉइसेस हैं, 1 के पास n चॉइसेस हैं,
तो पहले तो ये n चॉइसेस हमारे पास यहाँ आ गई कि 1 कितने तरीकों से रिलेट कर सकता है, 1 तो n तरीकों से रिलेट कर सकता है। अब ठीक है, 1 तो किसी के साथ रिलेट हो गया, सपोज कीजिए 1 रिलेट हो गया 2 के साथ में, ठीक है। अब देखते हैं हम ये 2 अगला एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ में रिलेट अलग अलग तरह से रिलेट हो सकता है। तो अब इस 2 के साथ तो ये 2 रिलेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर ये ऑन टू फंक्शन है फाइनाइट सेट पर तो ये 1 फंक्शन है, तो कोई दो एलिमेंट्स की सेम इमेज तो नहीं हो सकती। तो 2 के पास कितने ऑप्शन बचे? 2 1 के साथ रिलेट हो सकता है, या किसी फंक्शन में 2 3 के साथ रिलेट हो सकता है, किसी फंक्शन में 2 4 के साथ हो सकता है, 2 n के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स थे? n थे। उसमें से एक एलिमेंट तो खत्म हो गया, ये तो इसकी चॉइस में से निकल गया, क्योंकि 1 इसके साथ ऑलरेडी रिलेट हो चुका है इस फंक्शन में। तो 2 के पास कितने ऑप्शंस बचे? 2 के पास बचे अब n-1 ऑप्शंस, जिसमें से ये चूज कर सकता है। तो 1 के पास कितने ऑप्शंस थे? 1 के पास ऑप्शंस थे n ऑप्शंस, एंड देन उसके बाद 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? n-1 ऑप्शंस हैं, एंड देन अब 3 के पास कितने ऑप्शंस होंगे? अब दो तो एलिमेंट्स इसमें से निकल गए, एक के साथ 1 रिलेट हो गया, एक के साथ 2 रिलेट हो गया, जिसके साथ भी हुआ। तो इसके पास ऑप्शंस कितने बचे चूज करने के लिए? n-2 ऑप्शंस, n-2 ऑप्शंस। इसी तरह से अगर हम आगे चलते जाएं तो यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा n-1 नंबर का एलिमेंट, उसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? उसके पास, क्योंकि बाकी सारे तो किसी ना किसी के साथ में रिलेट हो चुके हैं, तो उसके पास बचेंगे सिर्फ 2 ऑप्शंस, और लास्ट एलिमेंट के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम इस फाइनाइट सेट में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस जो ऑन टू हैं और इसीलिए वो 1 भी हैं। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक? इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये मिलकर क्या बन गया? ये बन गया इक्वल n फैक्टोरियल के। तो हमने निकाला क्या है? हमने एक्चुअली निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, किस किस तरह से ये आपस में रिलेट कर सकते हैं कि ये एक ऑन टू फंक्शन है और इस वजह से ये 1 फंक्शन हो, हर किसी की एक ही इमेज हो, तो कितनी तरह से कितने परम्यूटेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये हमने निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, और वही किसके इक्वल है? वही इक्वल है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम इसमें से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 के पास n चॉइसेस हैं, एंड देन 2 के पास n-1 चॉइसेस हैं, एंड देन 3 के पास n-2 चॉइसेस हैं, एंड देन 4 के पास n-3 चॉइसेस हैं। ऐसे करते करते n-1 के पास बची सिर्फ 2 चॉइसेस और n के पास बची सिर्फ एक चॉइस। सबको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल फंक्शंस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। n फैक्टोरियल ऐसे फंक्शंस जो कि ऑन टू हैं, और क्योंकि फाइनाइट सेट में ऑन टू फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और T एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस F फ्रॉम S to T इफ इट एग्जिस्ट। हमें जो भी ये फंक्शन गिवन है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ये फ्रॉम सेट S टू सेट T। सेट S के अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और सेट T के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ये फंक्शन F क्या कह रहा है? A की इमेज है 3, A की इमेज है 3, B की है 2, और C की इमेज है 1, C की इमेज है 1। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? हर एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है, और सिर्फ सबकी हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है। A की इमेज 3 है तो B की 2 है तो C की 1 है। ऐसे कोई दो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि दो एरो जाकर एक जगह पर मिल रहे हैं। तो हमें कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है 1 फंक्शन, और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि सेट T यानी कोडोमेन कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। 1 की भी कोई प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है, और 3 की भी प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये फंक्शन कैसा है? ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है यानी ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। F इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स इसका क्या काम करेगा? F फंक्शन अगर ये काम कर रहा है,
ए को 3 बना रहा है, बी को 2 बना रहा है, सी को 1 बना रहा है, तो एफ इनवर्स क्या करेगा, इसी का जस्ट उल्टा काम करेगा। तो एफ इनवर्स होगा क्या, एफ इनवर्स होगा, उसमें आप 3 डालोगे तो ए देगा, 2 डालोगे तो बी देगा, 1 डालोगे तो सी देगा। तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 डालोगे तो ए देगा, 2 डालोगे तो बी देगा, और 1 डालोगे तो सी देगा। ये है हमारा एफ इनवर्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी ये भी डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, सेट एस से सेट टी तक ही ये डिफाइंड है। एस के एलिमेंट्स वही हैं सेम, ए बी सी, और टी के एलिमेंट्स भी वही हैं 1 2 3। ये हमारा फंक्शन एफ। तो ये क्या कर रहा है, ए की इमेज बना रहा है 2, ए को 2 बना रहा है, बी को बना रहा है ये 1, और सी को भी बना रहा है ये, सी को भी क्या बना रहा है ये, सी को भी ये 1 ही बना रहा है, बी को भी ये 1 बना रहा है और सी को भी 1 बना रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 एरो जाकर एक जगह पर मिल रहे हैं, सी की इमेज भी 1 है और बी की इमेज भी 1 है। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डोमेन में ऐसे प्रेजेंट हैं जिनकी इमेज सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन तो नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। और साथ ही साथ में हमें क्या दिख रहा है कि 3 की कोई प्री इमेज यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ये एक इनटू फंक्शन है, यानी दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है यानी इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका इन्वर्स आप करने की कोशिश करोगे तो 3 की कोई इमेज इसमें होगी ही नहीं और 1 की 2 इमेजेस बन जाएंगे, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एफ इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 12 थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बाइनरी ऑपरेशंस के हैं, जो आपका टॉपिक सिलेबस से हट चुका है, तो इसे हम यहाँ पर अटेम्प्ट अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -1 0 1 2, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -4 -2 0 2, और एफ और जी दो फंक्शंस हैं, दोनों ही डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। एफ फंक्शन भी हमारा डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, और जी फंक्शन भी हमारा डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। एफ ऑफ एक्स इक्वल है, एफ फंक्शन क्या कर रहा है, इसको आप जो भी इनपुट दोगे तो ये क्या कर देगा, उसको स्क्वायर करके उसमें से वही वैल्यू माइनस कर देगा। और ये जी फंक्शन क्या कर रहा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ एक्स -1/2 -1, ऐसा कुछ फंक्शन ये जी इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब ये पूछ रहे हैं आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी इक्वल फंक्शंस हैं, जस्टिफाई योर आंसर। कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, सबसे पहले तो उनका डोमेन और उनका कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ एफ सेम ही है, क्योंकि f का डोमेन क्या है a, g का डोमेन भी a है, f का कोडोमेन क्या है b और g का कोडोमेन भी b है। तो डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ f एंड g आर सेम। तो एक कंडीशन तो ठीक है सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इक्वल फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि इस डोमेन में से कोई भी इनपुट आप चाहे इसमें डालें चाहे आप इस फंक्शन में डालें, ये फंक्शन और ये फंक्शन आपको सेम इमेज निकाल कर देगा, सेम वैल्यू निकाल कर देगा। तो देखते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। क्या कह सकते हैं हम इस कंडीशन को कि अगर f फंक्शन में आप कोई a डाल रहे हैं और g फंक्शन में भी आप कोई a इनपुट डाल रहे हैं, सेम इनपुट दे रहे हैं, तो इमेजेस दोनों फंक्शन सेम इमेजेस हमें निकाल कर देंगे। जहाँ पर ये a एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब डोमेन के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, -1 है, डोमेन के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। इन्हें डाल डाल के देख लेते हैं बारी बारी से f फंक्शन में और g फंक्शन में कि ये सेम इमेजेस हमें निकाल कर देते हैं या नहीं देते हैं। तो पहले हम डालते हैं f फंक्शन के अंदर -1 डालते हैं। f फंक्शन के अंदर -1 डालेंगे तो f फंक्शन कर क्या रहा है, जो भी डाल रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं,
और उसमें से वही वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो क्या आ गया 1 + 1 यानी यहाँ आ गया 2। जी के अंदर -1 डाल के देखते हैं ये सेम इमेज हमें निकाल कर देता है या नहीं देता। तो जी के अंदर जब हमने -1 डाला 2 × mod ऑफ, यहाँ आ गया -1 -1/2 -1 यानी 2 × -3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया -1 और आगे सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा। हाँ, और ये वैल्यू किसके अंदर है, ये वैल्यू अंदर है मॉड के अंदर है। तो मॉड के अंदर जब -3/2 है तो मॉड हटाएंगे हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी इसकी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -3 का बन जाएगा 3 -1 यानी 2। ठीक है, इसको हम बाद में काट देते हैं मॉड हटाने के बाद में। तो क्या हो जाता है ये 2 × प्लस का 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो 3 - 1 यानी क्या मिला 2 मिला। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1। -1 इनपुट डालने पर दोनों ने सेम इमेजेस हमें निकाल कर दी। सेकंड के लिए चेक करते हैं, f में हमने 0 डाला और दूसरा g में हमने 0 डाला। तो देखते हैं दोनों सेम इमेजेस निकाल कर देते हैं या नहीं। f में 0 डाला तो ये क्या बन गया 0² - 0 यानी 0 ही बन गया। g में 0 डाला तो ये क्या बन गया 2 mod ऑफ 0 - 1/2 -1, ये किसके इक्वल हो गया 2 × मॉड के अंदर आ गया -1/2, तो माइनस साइन उसका हट गया, बन गया पॉजिटिव। दिस -1, 2 से 2 हो गया कैंसिल यानी 1 - 1 यानी 0। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0। ठीक है, यहाँ तक भी सही चल रहा है। अगला देखते हैं, अब क्या वैल्यू डालनी है हमें 1। तो f के अंदर 1 डाल रहे हैं एक बार हम और एक बार g के अंदर हम 1 डाल के देख रहे हैं सेम इमेजेस आती है नहीं आती। f के अंदर 1 डाला तो 1² - 1 यानी कितना आ गया 0। g के अंदर हमने 1 डाला तो क्या आएगा 2 और यहाँ पर हो गया 1 - 1/2 -1 यानी 2 × मॉड के अंदर 1/2, तो वो तो मॉड हटाएंगे तो 1/2 ही बनेगा, -1, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 - 1 यानी 0। इसका मतलब f के अंदर 1 डाला और g के अंदर 1 डाला, हमें सेम ही इमेजेस निकाल कर दोनों फंक्शंस ने दी। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 2 डालते हैं, f के अंदर 2 डाला और g के अंदर 2 डाला। तो f के अंदर जब हम 2 डालेंगे वो क्या करेगा 2² - 2 यानी 4 - 2, ये इसको बना देगा 2। g के अंदर हमने 2 डाला तो 2 और मॉड के अंदर हो गया 2 - 1/2, 2 में से 1/2 माइनस हो गया और माइनस का 1, तो ये आ गया 2 × मॉड के अंदर 3/2, तो 3/2 में मॉड हटाएंगे 3/2 ही रहेगा, 2 × 3/2 -1, 2 से 2 हो गया कैंसिल यानी 3 - 1 यानी 2। तो इसका मतलब क्या है, f के अंदर 2 डालो चाहे g के अंदर 2 डालो, ये आपको सेम इमेजेस निकाल कर दे रहे हैं। तो दोनों फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन भी सेम है और कोई भी आप इसमें इनपुट डाल रहे हो, जब सेम इनपुट आप दोनों फंक्शंस में डाल रहे हो ये सेम ही आपको इमेजेस निकाल कर दे रहे हैं। इसका मतलब f and g आर इक्वल फंक्शंस, f और g इक्वल फंक्शंस हैं। 16th क्वेश्चन देखते हैं, एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, then the number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric। ये कह रहे हैं ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जिनके अंदर ये ऑर्डर पेयर होगा और ये ऑर्डर पेयर भी होगा, और वो कैसे होने चाहिए, रिलेशंस वो होने चाहिए हमारे रिफ्लेक्सिव होने चाहिए और सिमेट्रिक होने चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन हम इसमें से डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, वो सबसेट होता है A क्रॉस A का। रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं सेट A पर, ऑन सेट A, तो A क्रॉस A का ही कोई सबसेट होगा। तो A क्रॉस A अगर हम यहाँ पर बनाएं उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 3 × 3 यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे हम लिख लेते हैं एक बार इन्हें। 1, 1 आएगा, सपोज कीजिए ये सेट है 1 2 3 और एक और ये सेट है 1 2 3, ये भी सेट A है, ये भी सेट A है।
तो 1 किस किस के साथ रिलेट हो सकता है? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, और 3 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। वही सारे ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे क्रॉस ए में। तो 1 1 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, और 2 1 आया, 2 2 आया, 2 3 आया, और 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, और 3 3 आएगा। ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इस ए क्रॉस ए को बिलोंग करेंगे। तो हमारा रिलेशन इसी का कोई सबसेट होना चाहिए। तो इससे अलग कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आ सकता। अब ये कह रहे हैं जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसमें सारे ए कॉमा ए तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। यानी इसके अंदर 3 चीज़ें तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। कौन कौन सी? 1 कॉमा 1 पक्का इसमें आएगा, 2 कॉमा 2 भी पक्का इसमें आएगा, और 3 कॉमा 3 भी पक्का इसमें आएगा। ये इनमें कोई से एक भी इसमें नहीं आता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? इसमें 1 कॉमा 2 होना चाहिए और 1 कॉमा 3 होना चाहिए। तो 1 कॉमा 2 भी इसमें लिख लेते हैं और 1 कॉमा 3 भी इसमें लिख लेते हैं। ये तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि इसमें होना चाहिए। साथ ही ये भी कह रहे हैं सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ए कॉमा बी इसमें है तो बी कॉमा ए भी इसमें होना चाहिए। तो अगर 1 कॉमा 2 हमने इसमें डाल दिया तो 2 कॉमा 1 भी हमें इसमें डालना पड़ेगा। 1 कॉमा 3 इसमें डाल दिया तो 3 कॉमा 1 भी हमें इसमें डालना पड़ेगा, तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है जैसा हमें चाहिए था। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं ये ट्रांजिटिव हो गया तो ये गलत हो गया। तो हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 2 कॉमा 1 इसमें प्रेजेंट है और 1 कॉमा 3 भी इसमें प्रेजेंट है। 2 कॉमा 1 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है और 1 कॉमा 3 भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है। लेकिन 2 कॉमा 3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 2 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग टू अ रिलेशन। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन तो यही हो गया, R1 कह देते हैं हम इसे, पहला रिलेशन। तो ये जो हमने रिलेशन बना दिया ये सारी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इन्होंने दी हुई हैं। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। 1 कॉमा 2 इसको बिलोंग कर रहा है और 1 कॉमा 3 भी इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कोई और ऐसा रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं। तो इस रिलेशन में हम क्या क्या डाल चुके हैं? ये हम डाल चुके हैं, 1 कॉमा 2 हम इसमें डाल चुके हैं, 1 कॉमा 3 हम इसमें डाल चुके हैं, 2 कॉमा 1 हम इसमें डाल चुके हैं, 2 कॉमा 2 इसमें डाल चुके हैं, 2 कॉमा 3 हमने इसमें नहीं डाला है, ये बचा है अभी हमारे पास। 3 कॉमा 1 भी हम इसमें डाल चुके हैं, 3 कॉमा 2 अभी हमने नहीं डाला है, वो बचा है, और 3 कॉमा 3 हम इसमें डाल चुके हैं। तो अगला जो रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं R2, उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमा 3 ऐड कर दें। सपोज ये सारे के सारे तो लिखे ही, ये तो चाहिए ही चाहिए। 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 कॉमा 2 उन्होंने बोला है डालो, 1 कॉमा 3 भी बोला है डालो। ये डालेंगे तो सिमेट्रिक करने के लिए 2 कॉमा 1 और 3 कॉमा 1 हमें डालना ही डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमने इसमें डाल दिया 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 इसमें डाल दिया, तो अब तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि 2 कॉमा 3 इसमें लेकिन 3 कॉमा 2 इसमें नहीं है। तो इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें इसमें 3 कॉमा 2 भी डालना ही डालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? जब ये दोनों हमने इसमें डाल दिए सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ये तो ट्रांजिटिव भी बन गया, वो तो हमें नहीं चाहिए था। तो अगला रिलेशन, एक रिलेशन तो ये हमने डिफाइन किया ही, जो अगला रिलेशन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है? वो तो यूनिवर्सल रिलेशन ही है, ए क्रॉस ए के ही इक्वल है। और वो कैसा है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव वो नहीं होना चाहिए। तो और तो कोई रिलेशन बचा ही नहीं, और तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमें कितने रिलेशंस मिले? जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, और जिसमें 1 कॉमा 2 भी है और 1 कॉमा 3 भी है। हमें सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन यहाँ पर दिखाई बनता हुआ दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन हम इस सेट में डिफाइन कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो, और जिसमें 1 कॉमा 2 हो, जिसमें 1 कॉमा 3 हो, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या कह रहे हैं, सेट ए है 1 2 3, हमें बताने हैं कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे जो हम इस सेट में डिफाइन कर सकते हैं, इसमें 1, 2 प्रेजेंट होगा। तो पहली तो बात वही है कि रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे रिलेशन अगर यूनिवर्सल रिलेशन हो, ए क्रॉस ए पूरा ही हो, तो उसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। पीछे वाला ये सेम 1 1 के साथ 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये ऑर्डर्ड पेयर मैक्सिमम, ये हमारा रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन जो बनेगा, जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा वो ये बन सकता है, बाकी सारे इसी के सबसेट्स होंगे। तो हमें रिलेशन कैसे चाहिए, इक्विवेलेंस चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ऐसा अगर हमें रिलेशन कोई डिफाइन करना है, पहला कोई रिलेशन हम बनाने की यहाँ कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हर ए कॉमा ए तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी 1, 1 इसमें हमें रखना पड़ेगा, 2, 2 रखना पड़ेगा और 3, 3 रखना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि 1, 2 तो ज़रूर इसमें होना चाहिए, तो 1, 2 तो हमें ज़रूर डालना पड़ेगा इसमें। अब हमें ये कैसा चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, तो 1, 2 डालने से तो इसकी सिमेट्री खराब हो गई, हमें इसमें 2, 1 भी डालना पड़ेगा। अब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, हाँ ये हमें दिखाई दे रहा है, ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो R1 रिलेशन हमने बनाया ये हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जैसा हमें चाहिए था। अब देखते हैं क्या और कोई ऐसा रिलेशन हम बना सकते हैं, क्या R2 हम कोई ऐसा बना सकते हैं। अब इस रिलेशन में हम क्या क्या डाल चुके हैं, ये डाल चुके हैं 1, 1 डाल चुके हैं, 2, 2 डाल चुके हैं, 3, 3 डाल चुके हैं, 1, 2 डाल चुके हैं और 2, 1 भी डाल चुके हैं। बचे क्या क्या है हमारे पास जो हम इस रिलेशन में ऐड कर सकते हैं, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, 1, 3 डाल सकते हैं हम इसमें, या फिर 2, 3 डाल सकते हैं, या 3, 1 डाल सकते हैं, या 3, 2 डाल सकते हैं, ये हमारे पास बचे। तो वही हम इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, 1, 1 2, 2, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो हमें इसमें डालने ही पड़ेंगे। उसके अलावा सपोज कीजिए हमने इसमें ऐड कर दिया 1, 3 1, 3 ऐड कर दी, प्रॉब्लम क्या हो गई, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये सिमेट्रिक नहीं रहा, हमें तो सिमेट्रिक भी चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1, 3 अगर ऐड करेंगे तो हमें 3, 1 भी ज़बरदस्ती इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब 3, 1 ऐड करते ही अब क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, अब ये प्रॉब्लम हो गई, ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 2, 1 इसमें है और 1, 3 भी इसमें है, तो 2, 3 भी इसमें होना चाहिए तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो 1, 3 ऐड करते ही 3, 1 भी ऐड करना पड़ा, और इसको 1, 3 को ऐड करते ही हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2, 3 भी ऐड करना पड़ेगा। 2, 3 अगर सिर्फ अकेला ऐड करके हमने इसमें छोड़ दिया तो अब ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि 2, 3 अगर इसमें है तो 3, 2 भी इसमें होना चाहिए, यानी इसमें से कोई अकेला तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बचेगा। तो अगला जो रिलेशन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, वो किसके इक्वल होगा, वो पूरे ए क्रॉस ए के ही इक्वल होगा, यूनिवर्सल रिलेशन के ही इक्वल होगा। उसके बीच में हमें और कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिला कि हम इसमें से कोई एक या दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड कर दें और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाए। तो हमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर मिले, एक तो मिला ये R1 और एक ये मिला R2 यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दो इक्विवेलेंस रिलेशन हम ऐसे इस सेट में डिफाइन कर सकते हैं जिसमें 1, 2 ज़रूर से आता होगा, दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा रिलेशन हम इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है हमारे पास f जो कि डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, का डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है।
और ये एक सिग्नम फंक्शन है। ये डिफाइन कैसे है, अगर आप इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो उसको ये 1 बना देगा, जीरो डालोगे तो जीरो जीरो ही रहने देगा, और नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव इनपुट डालोगे तो उसको ये -1 बना देगा। और एक जी फंक्शन है, ये भी किस पर है, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन given by gx is equal to greatest integer of x। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कुछ वैल्यू डालते हैं, सपोज आपने 1.5 डाला उसमें, तो ये क्या करता है, इस नंबर से जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर है इसको वो बना देगा। तो 1.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, वो है 1, इसको ये 1 बना देगा। आप इसमें डालेंगे 2.67, तो इससे जस्ट पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, 2 है, तो वो इसको 2 बना देगा। डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0,1। ये कह रहे हैं क्या फॉग और गॉफ कोइंसाइड करेंगे इन द इंटरवल 0,1। कोइंसाइड करेंगे यानी सेम आप इसमें इनपुट डालोगे तो क्या ये सेम वैल्यूज आपको निकाल कर देंगे, और क्या इनका डोमेन और को डोमेन सेम होगा, यानी ये दोनों क्या इस इंटरवल में इक्वल फंक्शंस है, ये हमें बताना है। तो पहले तो फॉग और गॉफ निकाल लेते हैं। अब ये देखते हैं हम कि जो फॉग है ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हमें पता है इसको वैल्यू, ये वो वैल्यू लेगा जो जी फंक्शन ले सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर, और निकाल के क्या वैल्यू देगा, जो एफ फंक्शन निकाल के दे सकता है। तो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, R to R। और ऐसे ही गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एफ के डोमेन से जी के को डोमेन तक, ये भी R to R। यानी इन दोनों फंक्शंस का डोमेन और को डोमेन तो सेम है। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट थी इक्वल प्रूव इन्हें करने के लिए। डोमेन से को डोमेन दोनों का सेम है, डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है और को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। अब फॉग होगा क्या, फॉग में अगर आप कुछ x डालोगे तो वो x पहले किसे मिलेगा, वो मिलेगा पहले फंक्शन g को। ठीक है, यानी f को क्या मिला, f को मिला g ऑफ x। ठीक है, ये वैल्यू मिली। और ऐसे ही गॉफ क्या होगा, गॉफ में अगर आप कुछ x इनपुट डालोगे तो वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा पहले f को, और g को मिलेगी f ऑफ x, ये इमेज मिलेगी। अब हमें पता करना है क्या फॉग और गॉफ 0,1 इस इंटरवल में सेम वैल्यूज हमें निकाल कर दे रहे हैं। तो कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज हम इनपुट डाल रहे हैं, हमारा x क्या है, 0.5 है। 0.5 डालकर देखते हैं हम फॉग में भी और गॉफ में भी। तो फॉग में अगर हम डालेंगे 0.5 तो वो 0.5 पहले किसे मिलेगा, वो 0.5 पहले मिलेगा g को। ठीक है, अब g क्या है, g है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो g को अगर हमने दिया 0.5 से जस्ट पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, 0 है। 0.5 को ये g फंक्शन क्या बना देगा, 0 बना देगा, यानी f को क्या मिली वैल्यू, f को वैल्यू मिली 0। और f को अगर 0 मिलता है तो वो क्या बनाता है, उसको 0 ही बना देता है, 0 ही रहने देता है। तो फॉग ऑफ 0.5 तो हमारे पास आ गया किसके इक्वल, 0। फॉग में आप 0.5 इनपुट डालोगे तो वो आपको 0 निकाल कर देगा। गॉफ में 0.5 डाल के देखते हैं, गॉफ में डाला 0.5 यानी g को क्या मिलेगा, f ऑफ 0.5। f फंक्शन में आप डाल रहे हो 0.5, अब हमें पता है 0.5 तो 0 से बड़ा है ना। तो f में हम क्या डाल रहे हैं, कोई ऐसा इनपुट डाल रहे हैं जो कि 0 से बड़ा है, तो ये उसको क्या बनाएगा, ये उसको बना देगा 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी g को क्या मिला, g को मिला 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपने 1 डाला है तो उसको क्या बनाएगा, 1 ही बनाएगा। तो g1 यानी किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दिया, फॉग ऑफ 0.5 इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ 0.5। 0.5 जो कि लाई कर रहा था 0 से 1 के इंटरवल में, इसे हमने फॉग में डाला तो इसने अलग वैल्यू अलग इमेज निकाल के दी, गॉफ में डाला तो अलग इमेज निकाल कर दी। इसका मतलब फॉग और गॉफ इस इंटरवल में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। फॉग एंड गॉफ does not coincide in interval 0,1। इस इंटरवल में ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वैल्यू ऐसी मिल गई इस इंटरवल में
जो हमने फॉग में डाली तो फॉग ने उसका कुछ और बना दिया, और फॉग में डाली तो उसने उसका कुछ और बना दिया। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन इसका फिर से बाइनरी ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, तो इसको तो हम अटेम्प्ट अभी तो नहीं करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को एक बार आप अच्छे से करके देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।